हम लोग बात करें एक सिंपल पॉइंट की, तो जो भी प्लांट्स दुनिया भर में पाए जाते हैं, जितने भी प्लांट दुनिया भर में पाए जाते हैं, इनमें से जितने भी प्लांट्स है उनको हम लोगों ने दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके लेओस, कैसे डिवाइड किया है? तो प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, टू मेजर ग्रुप्स। दो बढ़िया मेजर ग्रुप्स में हम लोगों ने प्लांट्स को डिवाइड किया है। एक जो ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं बेटा क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं उनको हम लोग? क्रिप्टोगैम्स। तो दूसरा जो ग्रुप है उनको हम लोग कहते हैं फेनेरोगैम्स। ठीक है। अब क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिप्टोगैम्स? देखो, क्रिप्टोगैम का मतलब होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्रिप्टोस मतलब हिडन, तो उनके सेक्स ऑर्गन जो है बेटा, हिडन सेक्स ऑर्गन। अभी हिडन सेक्स ऑर्गन मतलब, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आप इनके सेक्स ऑर्गन्स को देखना चाहते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। दे आर वेरी सिंपल यूनिसेलुलर, ठीक है, वेरी स्मॉल। सो इसीलिए क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो, ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं। तो सो हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और इनमें होते हैं बेटा स्पोर्स, है ना, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है सर, ओके। नाउ फेनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है? फेनेरोगैम का मतलब होता है कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मीनिंग है, कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है कि इनके सेक्स ऑर्गन विजिबल है। जैसे कि फ्लावर, फ्लावर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो हमें फ्लावर्स दिखाई देते हैं, यस, है ना, वी कैन सी। और फ्लावर इज एन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो डेफिनेटली कॉन्स्पिक्यूअस यहाँ पे हमें देखने, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब बड़े, दिखाई देने वाले, ठीक है। सो इनके केस में फेनोरोगैम्स को हम लोग देखते हैं कि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या सर? तो ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, बट साथ साथ में इंपॉर्टेंटली बेटा वो सीड भी बियर करते हैं। दे हैव सीड्स, जो हम लोग सीड बोलते हैं वो भी इनके पास में है। तो जितने भी फेनोरोगैम्स है उनको हम लोग सीड बियरिंग प्लांट भी कहते हैं। बट सीड बियरिंग प्लांट ये वर्ड जब यूज करते हैं तब हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटोफाइटा। देखो, फाइटा का मतलब क्या है? प्लांट। फाइटा का मतलब प्लांट, फाइटा का मतलब plants. And what is the meaning of the spermato? This is sperma means seed. Sperma means seed. So what is the meaning of the spermatophyta? Seed bearing plant. Okay. So spermatophyta means seed bearing plants. It's simple. Spermatophyta. It's very very simple. Okay. Now देखो, हमारा हमको है ना इस पूरे चैप्टर में 5 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को पढ़ना है। शायद आपने सुना भी होगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब ये 5 है, 5, ठीक है। तो ये जो जंडू पंचारिस्ट है पांचों का, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1, इफ आई विल से, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन आएगा? तो एल्गीज आर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। ब्रायोफाइटा भी बेटा क्रिप्टोगैम ही होते हैं। एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा भी बेटा ये है ना, इनके बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे क्रिप्टोगैम हैं। अच्छा सर, ये स्पर्मेटोफाइट कौन होते हैं, मतलब सीड बियरिंग प्लांट कौन कौन है? ओके, सो इट्स अ सिंपल। फर्स्ट वन इज द जिम्नोस्पर्म्स. Gymnosperms are what the phanerogams, not cryptogams. And then another one is the angiosperms. Very simple, ठीक है। तो हमें ये जो चैप्टर है इसमें हमें ये पांचों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स as well as the angiosperms. Okay. Now you have the two groups. One is the cryptogams, one is the
Phanerogames. Phanerogames also considered as a spermatophytes because they bear the seed, because they are the seed bearing plants. I hope this is very clear to you. Okay, किसी को डाउट है, कोई पूछना चाहता है, कोई भी है ना मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें? कुछ भी नहीं, क्रिप्टोस, क्रिप्टिक मतलब है रहस्य, ठीक है, छुपा हुआ, पता ही नहीं है कैसे है. सो दैट्स इट, दैट इज वेरी वेरी सिंपल. राइट नाउ अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कैन प्लांट बी classified in different manner? Yes, they can be classified in any other different manner. Now how it is? Okay, so we'll see here. तो प्लांट्स को बेटा हम लोग थोड़ा सा अलग मैनर में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि ओके, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड लाइक दिस. सी, आप लोगों ने शायद 9th या 10th में शायद ये पढ़ा होगा कंडक्टिंग एलिमेंट्स के बारे में, जिनको हम लोग कहते हैं जाइलम फ्लोएम. ठीक है, तो प्लांट्स में जाइलम होता है. जाइलम इज फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, एंड फ्लोएम इज फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड, है ना, जो फोटोसिंथेसिस में बनेगा ऑर्गेनिक फूड, उसको कंडक्ट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, ये जो होते हैं जाइलम फ्लोएम के बंडल्स पाए जाते हैं. इनको हम लोग कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स. क्या कहते हैं उनको हम लोग? वेस्क्यूलर बंडल्स. वेस्क्यूलर, ठीक है, तो क्योंकि वो पाइपलाइन जैसे हैं, है ना. तो अब ये जो है ना वेस्क्यूलर पाइपलाइंस है, अगर ये है तो हम लोग कहेंगे प्लांट्स को, है ना, वेस्क्यूलर. अगर नहीं है, इफ दे डोंट हैव, वी कॉल इट एज ए नॉन वेस्क्यूलर. सो जस्ट आई विल अंडरस्टैंड हियर, देयर आर टू ग्रुप्स. वन इज द नॉन वेस्क्यूलर, ठीक है, एंड अनदर वन इज द वेस्क्यूलर. What it means? It means, ठीक है, they do not have the xylem phloem, so no xylem phloem. ठीक है, and with this ये कैसे होते बेटा? With xylem and phloem. Okay, so इधर बेटा नो वेस्कुलर है ना, वेस्कुलर है, ये वेस्कुलर है. अब यहाँ पे अगर हम ग्रुपिंग करना चाहे, सर ऐसे कौन से प्लांट्स है जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है, तो यहाँ आंसर हमारा आता है बच्चों, एल्गी आर नॉन वेस्क्यूलर, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्क्यूलर. ठीक है, ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्क्यूलर होते हैं. देन टेरिडोफाइट ने अपना ग्रुप बदल दिया, टेरिडोफाइट्स आर वेस्क्यूलर, उनमें होता है यार जाइलम फ्लोएम. ओके, जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है एंड एंजियोस्पर्म्स में भी होता है. नाउ अब यही क्वेश्चन हमें नीट में, सीईटी में, बोर्ड में हर जगह पूछते हैं. क्या क्वेश्चन है भाई? वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, विच इज द वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम? ये क्वेश्चन वो पूछते हैं, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम. अब बहुत ही सिंपल आंसर आप दे सकते हो. अगर आप क्रिप्टोगैम्स में नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा. इट्स अ क्रिप्टोगैम. ठीक है, इट्स अ क्रिप्टोगैम बिकॉज इट डू नॉट प्रोड्यूस द सीड्स. बट इफ यू सी द जाइलम फ्लोएम बंडल्स, यहाँ पे आप देखोगे टेरिडोफाइटा. So now which group of the plants is a vascular cryptogam? The answer is, hello, the answer is, बोलो आंसर बोलो भाई. टेरिडोफाइट. बहुत बढ़िया, आवाज आनी चाहिए. जिंदा हो आप लोग, एकदम बढ़िया है, खुशी हुई आपका आवाज आया. टेरिडोफाइट बेस्ट है. इट्स वेरी सिंपल. ना देखो, मैं एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ. जनरल मतलब ही देखो यार क्या है, विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर ग्रो होने वाला टेरेस्ट्रियल प्लांट. अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. मतलब क्या आप देखोगे ना, एल्गी जो होते हैं, शैवाल जिसको हम लोग कहते हैं, दिस एल्गीज आर फाउंड ऑलवेज इन वाटर बॉडीज. दे आर, वी कैन नॉट सी देम ऑन द लैंड सरफेसेस. ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उनका होता नहीं है. ठीक है, इफ दे आर फाउंड ऑन दी एनी रॉक और समथिंग, तो वहां पे बहुत ज्यादा पानी जमा होना चाहिए, वहीं पे ये ह्यूमिडिटी होगी, वहीं ग्रो होते हैं.
तो हम लोग फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप किसे कहते हैं? सो आंसर इज वेरी सिंपल, ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको हम लोग फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। फर्स्ट मतलब सबसे पहले अगर किसी ने अर्थ के सरफेस के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर ग्रो होना शुरू किया, ठीक है, तो ये वोल है। ठीक है, एल्गी सारे एक्वेटिक होते हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है? देखो, क्वेश्चन ये पूछते हैं, विच इज द फर्स्ट terrestrial vascular plant? Now tell me the answer. ठीक है, अब आपको आंसर देना है। सर टेरिडोफाइटा। बिल्कुल बढ़िया विशाल, बहुत ही प्यारे बच्चे। तो वैस्कुलर, वैस्कुलर, अरे वैस्कुलर सर, पहला वैस्कुलर तो टेरिडोफाइट ही है। अच्छा, तो पहला तो ब्रायोफाइट आया, बट ब्रायोफाइट इज ए फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, बट इट इज ए नॉन वैस्कुलर। हेलो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? वेरी गुड, आंसर इज द टेरिडोफाइट्स। बस। सो नाउ आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, आपकी बेसिक जो क्लैरिटी है, ठीक है, यहाँ कुछ भी रटने जैसा कुछ है नहीं। देखो अभी तो ये भी हो रहा है कि बोर्ड में भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ऐसा हो ही रहा है। सो इफ दिस इज, आपको तो रट के कुछ जाना है नहीं, 4 ऑप्शन मिलता है, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। चीटिंग ही तो है, आंसर दे के रखा है यार पेपर में ऑलरेडी, है ना, चीटिंग ही तो है। अब बस इतना है कि एक सही सिलेक्ट करना है, आंसर इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। कितनी बढ़िया बात है ना। सो एनीवे, एंजॉय दैट। सो टेरिडोफाइट्स यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए। इट्स सो सिंपल। नाउ मैं आपसे एक कहानी पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं, अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे है ना, अंजू है, राहुल है, अभी राहुल भी ज्वाइन हुए हैं, नीलोफर अभी ज्वाइन हुई, तो ये जो है बेटा, इनसे आप सबसे मैं अगर पूछूं, बताओ आपका मतलब बचपन से अच्छा स्कूलिंग कहाँ पे हुआ, कि ये कहाँ पे हुआ, आपका इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट यू, ऐसा इंटरव्यू में पूछते हैं। वैसा अगर मैं पूछूं तो आप बताना चाहोगे, सर मैं यहाँ से आया, इधर इधर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, दुनिया भर का, ठीक है। बट इफ आई विल आस्क यू, है ना, आप मतलब अपने बारे में कितने पहले से जानते हो, खुद के बारे में आप कितने, मतलब आपका कॉन्शियसनेस कितना है? शायद आप बोलोगे, शायद सर मैं 3 इयर्स का था तब से मैं अपने आप को मतलब याद करता हूँ, सारी चीजें मुझे पता होती है। कुछ लोगों को थोड़ा लेट मतलब होता है, 5 इयर्स 6 इयर्स, ठीक है, उसके पहले का उनको कुछ याद नहीं आता, दे डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एनीथिंग। हेलो, यस, किसको एकदम बचपन की बातें याद आती है? कितना छोटे थे आपको, आपको याद आता है कि हाँ मैंने 3 इयर्स का था तब से मुझे याद है सब चीजें? तो ये बड़ा ही मुश्किल है। कभी देखो आप अपने आप को टटोल के देखो। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, आपकी लाइफ जब शुरू हुई थी, है ना, वो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। वो हुई थी बेटा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। देखो ये स्पर्म है, ये है एक सेल, यहाँ से आपकी लाइफ शुरू नहीं हुई है, ठीक है। जब ये दोनों के बीच में यूनियन हुआ, इससे बना एक सिंगल सेल, ये है जाइगोट। नाउ ये जो जाइगोट है ना, यही आपकी आइडेंटिटी है, हम सब की आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल सेल है जो पहली बार बना, वो एक हमारी आइडेंटिटी है। इसमें जो कुछ भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जो कुछ भी कंपोनेंट है बेटा, वो आज भी हमारे अंदर है और वो हमें रन कर रहा है। सो हमारी लाइफ, हमारी कहानी हमेशा बेटा एक सिंगल सेल से शुरू होती है। बिल्कुल। अब ये जाइगोट एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब पहले 2 सेल का बन जाएगा, फिर उसमें 8 सेल स्टेज आ जाएगी, 16 सेल आ जाएगा, 32 सेल आ जाएगा। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। एंड देन वी विल बी डेवलप इनटू अ स्मॉल फीटस, ठीक है। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, यू मे हैव सीन दिस वन, ओके। सो ये सिंगल सेल से हम लोग मल्टी सेलुलर फीटस में, एंड देन इन्फेंट में, और एक कंप्लीट बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि इस चीज को हम लोग बोलते क्या है। इसे हम लोग कहते बच्चों एम्ब्रियो। क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियो। मतलब फीटस में कन्वर्ट होने से पहले
हम एम्ब्रियो कहलाए जाते हैं। सो आफ्टर जाइगोट, मतलब आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? जाइगोट से। मैं जाइगोट था, मैं मदर के यूटेरस में इधर उधर घूम रहा था, ऐसा। ठीक है, दैट इज योर स्टोरी। सबकी, हम सबकी ऐसी है स्टोरी। ठीक है, हाँ जाइगोट था, ठीक है। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ? मैं एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे जा रहे हो, अच्छी कहानी है तुम्हारी। एनीवे, मुद्दा ये है कि क्या प्लांट्स में भी एम्ब्रियो बनता है? हेलो, इज इट क्लियर? है ना, क्वेश्चन क्या है? क्या प्लांट्स में भी? सर एनिमल में ठीक है, बता दिया आपने। प्लांट्स में भी बनता है क्या? हाँ बनता है यार, बिल्कुल बनता है ना। रेडिकल, प्लूमुल, कोटिलेडॉन, शायद ऐसे कुछ शब्द आपने पहले सुने होंगे, मे बी, पॉसिबल है ना? है कि नहीं? है। So let's understand this. Can be plant form the embryo? Can all plant groups form the embryo? Let's understand this. So if I will tell you here, plants can be divided into two parts. Okay, plants can be divided into two parts. One is the thallophyta. And another one is the embryophyta. देखो phyta का मतलब क्या है? Plants. Embryo plant. Embryo वाले plant. Embryophyta. Okay. Now, okay, दो ग्रुप्स हो गए सर। थैलोफाइटा। अब ये थैलोफाइटा कौन है सर? देखो, इनके प्लांट्स में ना कभी रूट आता है ना शूट आता है। ठीक है, they do not have anything. They do not have the root. They do not have the shoot system. No stem, no leaves. एल्गी कभी देखा होगा शायद आपने, मे बी। ठीक है, तो एल्गी को कभी रूट, शूट, फ्लावर ऐसा कुछ होता है? नथिंग। दे डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? दैट्स इट्स कॉल्ड एज। तो ये जो होता है थैलोफाइटा, इसमें हमें ये बिल्कुल नोटिस करना है। देखो बहुत ही सिंपली यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि थैलोफाइटा में सिर्फ एक ही ग्रुप आएगा बच्चों, और वो होगा एल्गी। इनमें कभी भी जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता। दे नेवर फॉर्म द एम्ब्रियो, सो दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। दैट मींस दे डू नॉट हैव द एम्ब्रियोनल स्टेज। जैसे ही जाइगोट बनता है वैसे ही बेटा वो मियोसिस कर लेता है। तो मैं आपको थोड़ा अभी उसके ग्लिम्पसेस थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, आप जवाब देना बीच बीच में, आपको जो भी पता है वो बोल देना। ठीक है, सो थैलोफाइटा जो है वो एल्गी ही है। ठीक है, एंड एम्ब्रियोफाइटा, सर एम्ब्रियोफाइटा में चारों लोग आ गए। कौन कौन आया? ब्रायोफाइटा आया सर, टेरिडोफाइटा भी है उसमें, जिम्नोस्पर्म्स भी उसी में है, एंड एंजियोस्पर्म्स। नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ ब्रायोफाइट ने भी अपना ग्रुप बदल लिया। तो कैन आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन? ठीक है, विच इज द नॉन वेस्क्यूलर एम्ब्रियोफाइट? ब्रायोफाइटा। Yes, Samir, very good. Which is the non-vascular embryophyte? तो आपको तो पता है यार, है ना? सर ब्रायोफाइटा। हाँ एग्जैक्टली, ब्रायोफाइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखो एंजियोस्पर्म्स क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म्स क्या है? वैस्कुलर है। हाँ ठीक है, जिम्नोस्पर्म भी वैस्कुलर है, टेरिडोफाइट भी वैस्कुलर है। तो एक ही बंदा है जो एम्ब्रियोफाइट है बट नॉन वैस्कुलर है। So obviously our answer is very simple, that is bryophyte. Bryophyta। आप अगर देखोगे ध्यान से, अगर नाम को भी देखो, जस्ट सी द नेम ब्रायोफाइटा। ब्रायो, एम्ब्रायो, ऐसे ये ब्रायो। यस, हेलो। पहली बार जिसमें एम्ब्रियो बना वो प्लांट्स ब्रायो, एम्ब्रायोफाइटा। यस, हेलो। मतलब सिर्फ आप एम हटा दो तो भी ब्रायोफाइटा बन जाता है। जस्ट इफ यू ऐड समवेयर एल्स, एम्ब्रायोफाइटा, दैट्स इट। हेलो, है ना? तो थोड़ा सा बेटा ये अंडरस्टैंडिंग करो। ठीक है, कुछ भी बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है, कोई भी बड़ा वर्ड है ही नहीं किसी का। दे आर ऑल स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल स्मॉल। ब्रायो एंड फाइटा, इसको कंबाइन किया है, ब्रायो फाइटा, इट्स सिंपल। ठीक है,
So see, very clear which is the non-vascular embryophyte, sir. Bryophyta is a non-vascular embryophyte. Okay, बहुत ही बढ़िया। तो ये है दिस वे वी क्लासिफाई द प्लांट्स। ठीक है, या तो हम क्रिप्टोगैमी काइनेरोगैम्स के हिसाब से मैंने बता दिया, या स्पर्मेटोफाइटा ये होता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब जिनकी बॉडी थैलस जैसी है। थैलस का मतलब है जिसमें कभी रूट स्टेम लीव्स ऐसा कुछ नहीं बनता है ना। तो ये जो है उसको हम थैलोफाइट्स कहते हैं। वैसे भी ब्रायोफाइट में भी नहीं बनते हैं, बट उसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है, इसलिए ब्रायोफाइट को हम लोग, ठीक है, एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। सो बाकी भी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी एम्ब्रियो बनता है। ओके, तो ये रहा बेटा बिल्कुल बेसिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, साधा एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, चाहो तो हम लोग ये सारी चीजें एक ही इसमें डाल सकते हैं, बट आपके लिए याद करने के लिए या समझने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो 3 लेवल पे मैंने आपको इनको बताया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब देखो हम लोग इस कहानी को कैसे समझते हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं सबसे कि बच्चों बताओ यार, ये माइटोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन, बराबर। माइटोसिस क्या होता है? व्हाट इज माइटोसिस, बता सकते हो? इसके बारे में थोड़ी बोलो। हाँ बोलो, क्या बॉडी सेल, क्या क्या बॉडी बॉडी सेल, माइटोसिस कवर इन सोमैटिक सेल। no no no, mitosis is a process, mitosis is a process। ठीक है बच्चा, क्या प्रोसेस है भाई? माइटोसिस प्रोसेस के मतलब सिंपल है यार। अभी देखो यार, मतलब देखो ये सिंपल है, ये देखो यहाँ पे एक सेल है, ये एक सिंगल सेल है, एंड सेल इज अ बेसिक यूनिट। ठीक है, अब ये जो सेल है, मेरे बॉडी में कितने सेल है? तो ट्रिलियंस ऑफ सेल। ये कहाँ से आए? हमने बोला जाइगोट से इतनी मल्टी सेलुलर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वाली बॉडी बन जाती है। वी सी हियर we are having the trillions of cells. So from where they came? So simple, they came from a single cell. How, sir? So by the cell division. Oh, cell division. So how the cells will divide? Okay, the cells will divide, it will divide into 2। ये बेटा डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में। नाउ ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। 1 cell will divide into 2 cells। Right now, if I will ask you simple question कि आपके सेल में, आपका जो सिंगल सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम है? तो बहुत से बच्चों को, हाँ ठीक है, बहुत से बच्चों को ये आंसर पता होता है, जैसे समीर को पता था। ठीक है, तो बेटा हम लोग कहते हैं कि सर 46 क्रोमोसोम है। बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ यार नहीं यार, ऐसा मत बोल, 46 है, फिर उसको थोड़ा अलग ढंग से बोल। तो कैसे कैसे कहूँ इसको? देखो मैं बताता हूँ, इसको बोलो 23 पेयर। वाह, ऐसा बोलना है। ठीक है सर, 23 पेयर है। क्यों सर 23 पेयर क्यों है? देख क्या हुआ ना, ये जो स्पर्म सेल आया ना, है ना, इसने फादर से पैटर्नल क्रोमोसोम लेके आया 23। अच्छा, और मदर का जो एक सेल है ना, मैटरनल क्रोमोसोम लेके आया, उसमें कितने थे? 23। अब जब ये 2 यूनाइट हो गए तो इनसे बन गया एक तुम्हारा जाइगोट। ओहो, तो जाइगोट में कितने आए सर? अरे 23 प्लस 23। अच्छा, ये और ये, इसका मतलब 23 पेयर। ओहो, 23 पेयर। सही है सर। इज इट क्लियर टू ऑल? हेलो, इज इट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल सिंपल, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, इससे वेरी इजी है, कुछ भी नहीं। ठीक, देखो अभी 23 अरे वाह सर, बढ़िया है, बहुत ही सही है। तो फिर क्या होगा सर? देखो ऐसा होगा ना, इसमें 23 पेयर है ना जाइगोट में। हाँ, अब इससे जो 2 सेल बनेंगे इसमें भी 23 पेयर होंगे, इसमें भी 23 पेयर ही होंगे। अच्छा सर, मतलब जब ये सेल डिवाइड होता है तो हर बार उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे? बिल्कुल होंगे। ऐसा डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम है उतने ही डॉटर सेल में वो मेंटेन करता है, उसी को हम माइटोसिस कहते हैं। व्हाट इज माइटोसिस? इट इज ए टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। अब यहाँ पे हम माइटोसिस मियोसिस नहीं पढ़ने, मैं बेसिक
आपको बताने वाला हूँ, ताकि मैं जो आगे आपको प्लांट्स के बारे में बताऊं तो आपको समझ में आए. सो आई एम बिल्डिंग ए सिंपल बेसिक हियर. हेलो, है ना? सो नाउ सर, ये जो आपने बोला 46 को 23 पेयर्स, ऐसा क्यों बोला? अरे सिंपल है बेटा, देखो, मैं जब भी बोलता हूँ कि ह्यूमंस के गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, गैमेट मतलब स्पर्म सेल या तो एग सेल, आप कितना बोलोगे? हेलो बोलो, ह्यूमन के गैमेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 बोलोगे तो गलत है, इट्स रॉन्ग. कितने होने चाहिए? इट इज ऑलवेज 23. हेलो, कितना होता है बेटा? सिर्फ 23 होता है. तो बताओ, अच्छा गैमेट में सर 23 क्रोमोसोम होते हैं, अच्छा मतलब एक ही सेट होगा, दो सेट होते हैं ना, ये एन है, ये भी एन है, यहाँ पे आए दो मिल गए 2n. यस, इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? किसी को डाउट है Yes. पूछ लो, है ना? तो गैमेट में n नंबर है और जाइगोट में 2n हो गया. क्यों 2n हो गया? क्योंकि n प्लस n 2n. हेलो, n प्लस n 2n. इज इट क्लियर? सो इट्स वेरी सिंपल. तो what is we are actually saying that, तो हम लोग कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अभी तो ये ह्यूमंस के लिए लिखा है, ह्यूमन के गैमेट में हमेशा 23 क्रोमोसोम होगा, मिनिमम 23 ही होगा. 22 21 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर है तो फिर वो अलग ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में वो ह्यूमन नहीं है, उसको ह्यूमन नहीं कहते हैं. जैसे कि हम लोग बात करते हैं गैमेट ऑफ द पी प्लांट. पी प्लांट जानते हो आप लोग, मटर के दाने खाए होंगे. तो पी प्लांट को अगर आप देखोगे तो उसके गैमेट में हमेशा 7 ही क्रोमोसोम होंगे, ऑलवेज फिक्स्ड. इट्स अ फिक्स्ड, इट्स ओनली 7 क्रोमोसोम हमेशा. या जैसे कि हम लोग बात करते हैं फ्रूट फ्लाई के बारे में. फ्रूट फ्लाई आपने देखा होगा, है ना? फ्रूट फ्लाई क्या होता है भाई? जो भी बनाना के ये छिलके विलके फेंक के रखोगे, उनके ऊपर एकदम छोटे छोटे ऐसे चिलटे होते हैं, वो उड़ते रहते हैं. उनको अगर देखोगे, उनके ऊपर बहुत स्टडी करिए, ठीक है? तो उसमें सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम होते हैं, गैमेट में 4 क्रोमोसोम. सर मतलब इसका एन नंबर 23 है, इसका एन नंबर 7 है, इसका एन नंबर 4 है क्या? क्रोमोसोम नंबर 23, सिर्फ इसमें 23 बेसिक है ना. तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेसिक क्रोमोसोम नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? बेसिक क्रोमोसोम नंबर. और वो बेसिक क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीसीज का फिक्स्ड है. फ्रूट फ्लाई देखोगे तो हमेशा फ्रूट फ्लाई में 4 क्रोमोसोम होंगे उसके गैमेट में, एवरी टाइम उसकी, है ना? ये इसीलिए वो फ्रूट फ्लाई है. पी प्लांट देखोगे तो 7 ही होंगे. ऐसा बेटा हर ऑर्गेनिज्म में अपना अपना क्रोमोसोम, बेसिक क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड है. इस बेसिक क्रोमोसोम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एक्स. ठीक है, बराबर है ना? तो ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर सबका फिक्स है. अच्छा सर, ह्यूमन बीइंग का बेसिक क्रोमोसोम नंबर हमेशा 23 होता है? बिल्कुल 23 ही होता है, ऑलवेज. हाँ सर, ऑलवेज. इसीलिए वो ह्यूमन है, नहीं तो नहीं है, उसको ह्यूमन ही नहीं बोलेंगे. अच्छा सर, बढ़िया है, समझ गए. आप समझे क्या? बेसिक क्रोमोसोम नंबर समझ में आया? हाँ सर. ठीक है. एक बंदा है, उसी का भी नाम ले लेते, सोहम. सोहम को पसंद है, उसने बचपन से एक रूल बना के रखा है, तो उसके पास 15 चॉकलेट होंगे. बोले ठीक है, 15 चॉकलेट होंगे, तो उसका फिक्स है, उसने रूल बना लिया. कभी भी उसके, है ना, स्कूल, बचपन से एकदम स्कूल से उसके बैग को आप टटोलोगे तो उसमें 15 चॉकलेट मिलेंगे ही मिलेंगे, फिक्स है. वो कभी ये कम या ज्यादा नहीं करने देता, उसकी स्पेशलिटी है, सोहम की है, बिल्कुल. ओके, अच्छा है, बढ़िया है. बट मैं बोलता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि वो 30 चॉकलेट भी रखता है, बट कैसे रखेगा? देखो, एक बैग बनाएगा, इस बैग में ओनली 15 रखेगा,
अब जब उसको 30 करने हो तो क्या करेगा, दूसरा बैग लेगा, दूसरे बैग में 15 रखेगा। मतलब दिस इज 115 is it's a basic chromosome number, basic chocolate number is a 15, ठीक है। बट यहाँ पे कितने डब्बों में भर दिए उसने, एक डब्बा है जिसमें 15 है ही, ये दूसरा डब्बा है, तो एक डब्बे को मैं बोलता हूँ n, तो दूसरे डब्बे को बोलता हूँ n, अगर दो डब्बे बना दिए तो 2n। हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, इज इट क्लियर? देखो मेरे पास में 23 क्रोमोसोम है, दैट इज माय वन सेट इज n। हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड इन योर सेल? दिस बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज रिपीटेड। हाउ मेनी टाइम्स? दिस इज वन सेट, दिस इज अ टू सेट, दो बार रिपीट हुआ 23 एंड 23 है तो 2n बोलूंगा मैं उसको। तो इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं प्लॉइडी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? प्लॉइडी, दैट इज नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर। मतलब आपके पास कितने सेट है ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर? 23 है, ठीक है, 23 बेसिक क्रोमोसोम नंबर का आपका है, बट कितनी बार रिपीट हुआ है? तो बोलोगे सर एक ही सेट है मेरे पास में, ओनली 23। हाँ, तो इसका मतलब तुझे मैं n ये बोलूंगा, n, ओके, है ना। सर सर मेरे पास 3 है। अच्छा 3 है भाई, तो 3 है, 3 है तो 3n है भाई, 3 सेट है। अच्छा एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा भी डब्बा है तेरे पास, ठीक है सर, बढ़िया है। हेलो, isn't it? Isn't it? क्लियर है? तो व्हाट इज प्लॉइडी? तो प्लॉइडी को हम लोग देख लेते हैं। सर एक ही सेट प्रेजेंट है, n मतलब ओनली x इज प्रेजेंट। 2n का मतलब क्या है? सर x प्लस x है, मतलब एक सेट है, फिर और भी एक सेट है x का, 23 प्लस 23। अच्छा सर 3n लिखूंगा तो x प्लस x प्लस x। अच्छा 3 बार सेम सेट रिपीट हुआ है। हाँ बिल्कुल, सेम सेट रिपीट हुआ है 3 बार। तो क्या बेटा न्यूक्लियस में ऐसा होता है? हाँ होता है। आप जो बनाना खाते हो, बनाना हमेशा ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n। 4n हो सकता है क्या? हो सकता है भाई। 5n सर हो सकता है सर। 6n हो सकता है? हो सकता है सर। अच्छा, ओहो, इनके क्या नाम होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसमें कितनी बार x है? अरे 4 बार है। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग बनवा ले जो कि 4n है, उसमें उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे रे? हेलो, कितने क्रोमोसोम होंगे? सो हम लोग है ना, वी हैव द, है ना, इसमें होंगे 4 सेट्स ऑफ द 23 क्रोमोसोम, 4 सेट्स। हेलो, तो नंबर ऑफ सेट्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लॉइडी। तो इसको बहुत फेमसली हम लोग जानते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दुनिया में 2n है। 2n है मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिप्लॉइड। हेलो, इज इट क्लियर? Yes. डिप्लॉइड कहते हैं। अगर ऐसा रहा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ट्रिप्लॉइड। ऐसा रहा तो इसको क्या कहते हैं? टेट्राप्लॉइड, मतलब 4 सेट्स। ऐसा है तो पेंटाप्लॉइड, मतलब 5 सेट्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स। दिस इज हेक्साप्लॉइड। आप लोग जो गेहूं खाते हो, व्हीट, व्हीट दैट वी कंज्यूम, ओके, इट्स एक्चुअली अ हेक्साप्लॉइड। उसमें एक ही सेट 6 बार रिपीट हुआ है, समझ रहे हो? तो ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे, ठीक है, बट ये बेसिक है। बेसिक में डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, सर ये क्या है? इसको क्या बोलोगे? यस एनीवन? हेलो, इसको क्या बोलते हैं? Haploid. इसको बोलते बच्चों हम लोग मोनोप्लॉइड, क्योंकि एक सेट है, ठीक है, मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, दीज आर द सब थिंग्स, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब कुछ अलग ही होता है, व्हाट दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो मैं थोड़ी देर बाद में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब n नहीं होता है, n इज अ मोनोप्लॉइड, रिमेंबर। हेलो, हाँ, ऑल्दो बुक्स में लिखा होता है हैप्लॉइड n है, हैप्लॉइड n है, बट हैप्लॉइड इज अ n नहीं, है ना। n इज ए मोनोप्लॉइड, दैट्स इट। नाउ इज इट क्लियर? सबको समझ में आता है बच्चों ये? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लो भाई। तो आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है रे? 23।
आपके गैमेट्स में कितने सेट्स होते हैं? ठीक है, गैमेट्स में कितने सेट्स होते हैं बेटा? ओनली वन, दैट इज n ऑफ 23। ठीक है, एंड देन सोमैटिक सेल में बॉडी के कोई बाकी दूसरे सेल उठाओगे, उन सब में बेटा हमें 2n देखने को मिलता है, दैट इज अ डिप्लॉइड। सो वी हैव अ 46, दैट मींस 23 पेयर, टू सेट्स ऑफ द 23। कितना क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है रे? हेलो, अच्छा मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बता सकते हो पी प्लांट के 2n में कितने क्रोमोसोम होंगे? 14, बिल्कुल बढ़िया। फ्रूट फ्लाई के 2n में कितने क्रोमोसोम होंगे? 8, है ना? अगर मैं ये पूछूं, पी प्लांट एक टेट्राप्लॉइड पी प्लांट है आपके पास में, आपके हाथ में दिया, बोला देखो ये वाला पी प्लांट टेट्राप्लॉइड है, क्या है बेटा? टेट्राप्लॉइड। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके सो इफ ए पी प्लांट इज अ टेट्राप्लॉइड, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 21, टेट्रा बेटा, टेट्रा, टेट्रा 28, 28। एग्जैक्टली 4 है ना, टेट्राप्लॉइड। हाँ, तेरा आंसर 3n का है, 3n इज 21, करेक्ट है। तो ये क्लियर होगा आपको, ये समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर ही बार बार रिपीट होगा। अब जनरली दुनिया में जो हम लोग स्पीसीज पढ़ते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, अभी अभी तो मार्स वगैरह पे, बाकी दूसरे प्लैनेट पे अभी हम लोगों ने लाइफ को डिस्कवर किया नहीं है, तो वी डोंट टॉक अबाउट देम। Right now we can talk about all the organisms present on earth, they are mostly diploid, मतलब they are mostly 2n। ठीक है, मतलब उनमें उनका बेसिक क्रोमोसोम के 2 सेट आपको देखने को मिलते हैं। सिंपल, इज इट क्लियर टू ऑल? हेलो, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्लैरिटी ही बेटा है ना विनिंग सिचुएशन में लाती है। ठीक है, यहाँ आप बोलोगे मैं रट लूंगा, वैसा कुछ नहीं रहता है। अंडरस्टैंड करो, रटने की कोई किसी की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी 4 ऑप्शन सामने होते हैं, तो क्यों रट के जाने का है? Isn't it? There is any need of mugging up, no need of mugging up, because the answer is there only। आपको बस सिलेक्ट करना है, आपके सबकॉन्शियस में कहीं तो भी आंसर रहेगा, तो खुद भी खुद दिखे, अरे ये तो पता है, ऐसा सिचुएशन होता है। सो एनीवे, सो बी केयरफुल। ओके, तो ये यहाँ पे आपका कंसेप्ट एकदम सही है। आपको डिफरेंस आता है n और x में। n इज ए सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, कितनी बार रिपीट हुआ, और x क्या है? x इज द बेसिक क्रोमोसोम नंबर which is very particular and specific for any organism। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? अब हम लोग माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। सर माइटोसिस है क्या? देखो, ये जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस इज द इक्वल डिवीजन। सर ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इजी है, द मीनिंग इज सिंपल। द मीनिंग इज दैट when a cell is a 2n diploid, when it will divide, it will form 2 daughter cells which also are diploid। है ना? जो प्लॉइडी पेरेंट की है, the same ploidy is that of the daughter cell will be there। Hello, this is called as the equal division। For example, if I will say here a cell is a monoploid, एक पेरेंट सेल है जो खुद मोनोप्लॉइड है, मतलब उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम है ह्यूमन के, और उसने अगर डिवाइड होना चाहा और उसने ऐसे 2 डॉटर सेल बनाए और उन दोनों में भी बेटा मोनोप्लॉइड कंडीशन आ गई, तब भी ये माइटोसिस ही है ना? द प्लॉइडी ऑफ द पेरेंट सेल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्लॉइडी ऑफ द डॉटर सेल। ठीक है, इसी को इक्वल डिवीजन कहते हैं। सेम वे इफ आई विल से if it is a 3n and all the daughter cells will be 3n, if it is a 4n, parent is a 4n, so all the daughter cells will be 4n। if the parent cell is a pentaploid, or the daughter cell will be pentaploid। if the parent cell is a hexaploid, all the daughter cells will be hexaploid। so that is a mitosis। what is mitosis? it is an equal division। जितनी प्लॉइडी पेरेंट की सेल की होती है, उतनी ही प्लॉइडी डॉटर सेल की होती है। इज इट क्लियर? हेलो, yes sir।
ये है माइटोसिस। मतलब आपको कोई दुनिया में माइटोसिस क्या है ये पूछे तो बोला अरे इक्वल डिवीजन होता है। इक्वल डिवीजन, हाँ इक्वल, जैसा था पेरेंट में प्लॉइडी वैसा ही डॉटर सेल में होता है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर ये मियोसिस भी एक कुछ डिवीजन होता है। हाँ हाँ मियोसिस होता है, बिल्कुल सही है बेटा, मियोसिस होता है। मियोसिस क्या है सर? मियोसिस में क्या होता है ना, एक काम है देखो, ये अभी डिप्लॉयड सेल है ना, ये 2n है, 2n। अच्छा तो ये 2n से है ना 4 सेल बन जाएंगे डॉटर सेल, 1 2 3 4। अभी क्या, अभी ऐसा होता है कि पेरेंट में डिप्लॉयड है ना 2n, तो सर ये जो डॉटर सेल बनते हैं ना उसमें मोनोप्लॉइड आ जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, हाँ मतलब जितनी प्लॉइडी पेरेंट की है उसकी हाफ ऑफ द प्लॉइडी हमेशा कहाँ पे आएगी बच्चों? डॉटर सेल में आएगी। तो ये इक्वल डिवीजन हुआ क्या? इज इट इक्वल डिवीजन? नो, इट्स नॉट इक्वल डिवीजन। तो इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बात कर रहे हो, ओहो, इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। कितना रिड्यूस होता है सर? हाफ बन जाएगा। जितना प्लॉइडी पेरेंट में है उतना हाफ। जैसे कि देखो अगर एक 4n सेल है टेट्राप्लॉइड, तो उससे 4 सेल बनेंगे और उन चारों सेलों में 2n 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 ऐसा होगा। अच्छा मतलब पेरेंट 4n है तो ये 2n बन जाएगा, बिल्कुल हाफ। अच्छा ये जो 6n है तो क्या होगा, कौन बताएगा रे सर? हर डॉटर सेल में बताओ 3n 6n का, हाँ 3n 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 3n। अगर 8n है तो 4n। 4n से। ऑक्टैप्लॉइड है तो आ जाए, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। अब सर ये हैप्लॉइड क्या होता है फिर? अरे हैप्लॉइड तुम्हारे सामने है, हैप्लॉइड तुम्हारे सामने लिखा है, एन इज अ हैप्लॉइड ऑफ द डिप्लॉइड। अरे ऐसा है क्या सर? हैप्लॉइड का मतलब ये होता है, बिल्कुल यार। व्हाट इज हैप्लॉइड? हैप्लॉइड इज द हाफ ऑफ द पेरेंट्स प्लॉइडी। ओह हैप्लॉइड, ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा है, ऐसा ही है। तो सिर्फ बुक्स में एन को हैप्लॉइड क्यों लिखा रहता है? अरे भाई दुनिया भर में जितने ऑर्गेनिज्म है बाय डिफॉल्ट वो डिप्लॉइड है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट एन इज अ हैप्लॉइड। ओ ऐसा है सर, अच्छा समझा। सबको समझ में आया क्या? हेलो, Yes sir. yes sir why textbook write the n as a haploid, why not the monoploid? अरे n is a haploid, it is not saying that n is a haploid, it is saying that the gametes are haploid and they are n. So ये बेसिक है यार। अब इतना सारे बेसिक्स हमें नहीं पता होते and then we struggle in competitive exams. So n is a haploid of the diploid. N is not haploid, n is a monoploid. But as compared to the 2n, it is a haploid. So in same manner, 2n is also haploid. Hello, 2n is also haploid. But किसका haploid है वो? Sir 4n का. 2 is the half of the 4. हाँ इतना सादा है, हाँ इतना ही सादा है। अच्छा 3n भी है। ना सर ये आपने जो लिखा है ना उसमें मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्या लग रहा है सर? आपने ये नहीं लिखा, मतलब 3n का मियोसिस नहीं होता क्या? 3n का हाफ 1.5 1.5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों हो सकता? नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है वो है ना आधे में डिवाइड नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो सपोज एक ह्यूमन बीइंग का सेल है ना जो 3n है, तो क्या बेटा आप लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। तो जितने भी बेटा ऑड प्लॉइडीज है उनका मियोसिस नहीं होता, उनका हाफ नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज ऐसा होगा तो हम लोग बेसिक क्रोमोसोम नंबर को डिस्टर्ब करेंगे, और if the basic chromosome number is disturbed, तो that species will change, वो species ही बदल जाएगा, है ना? Is it clear? Hello, तो बेटा जैसे कि 5n है या 7n है या इवन n है, n का कभी भी मियोसिस नहीं हो सकता। हाँ n का माइटोसिस, n से n वाले सेल बन सकते हैं। सो इक्वल डिवीजन इन सब के पॉसिबल है, 3n से 3n 5n से 5n ये माइटोसिस हो सकता है, बट मियोसिस
is not possible for any odd ploidy. हेलो, किसी भी odd ploidy के लिए meiosis possible नहीं है. बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, meiosis और mitosis में डिफरेंस. तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर वे से आपको बताया कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है. Mitosis is an equal division. That means the ploidy of the parent cell and the ploidy of the daughter cells are same. हेलो, है ना? Parent n है तो daughter cell n है. Parent 6n है तो daughter cell भी 6n है. What is meiosis? Sir, meiosis में होता है ना, reduction division. The ploidy of the daughter cells is always half of the parental cell. अच्छा, ये meiosis है. क्या बात है, बढ़िया है. तो क्या बेटा सबको यहाँ तक का कार्यक्रम क्लियर है? हेलो, Yes, sir. किसी को भी डाउट है पूछ लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अपने घर का है, मैं आपके ही है ना आंसर देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो आपको तो क्वेश्चन पूछने का पूरा हक है ना. तो अपना हक तो बिल्कुल यूज करो, हक से क्वेश्चन पूछो. सो वेरी सिंपल है बेटा, कुछ भी है नहीं, वैसे सिंपल है, एकदम सिंपल. यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप बहुत ही टैलेंटेड हो, आप सुपर स्टूडेंट हो. You all are too much intelligent. Your memory is so sharp. बस होता क्या है, हम लोग डिप्रेशन में कभी कभी चले जाते हैं. हमको लगता है अरे इतना सारा है भैया, कैसे होगा, ये कैसे होगा. जिस दिन दिमाग में आ जाता है बस खत्म, वहीं से कार्यक्रम खत्म. ठीक है. सो यहाँ पे अब हम लोग बेटा प्लांट्स की तरफ इसी कंसेप्ट को मोड़ते हैं. What I want to tell you all, we are going to learn about the 5 groups. 5 ग्रुप्स के बारे में. इसको बड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज ये जो चीज अब मैं बोलने जा रहा हूँ, यही बेटा आने वाले क्लासेस में जो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे फिर सब में काम आने वाला है. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. इसमें जो बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया माइटोसिस और मेयोसिस में. नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, लाइफ साइकिल ऐसी एक चीज है, लाइफ साइकिल. नाउ ये लाइफ साइकिल है प्लांट्स का. एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पोर, एंजियोस्पोर में अलग अलग प्रकार के लाइफ साइकिल है. सो वी हैव टू लर्न 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल. वन इज कॉल्ड एज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ओके, एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. As well as there is a third type, that is the haplodiploidic life cycle. Now, आपको वर्ड्स तो पता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, मैंने आपको बताया हैप्लॉइड डिप्लॉइड. अब बाय डिफॉल्ट n इज अ हैप्लॉइड एंड 2n इज अ डिप्लॉइड. हेलो, है ना, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. अब बेटा कहानी को ध्यान से सुनना. जब भी हम लोग कभी ये नोटिस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें बेटा 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है. 3 थिंग्स. पहली चीज क्या है, फर्स्ट थिंग इज सेक्स ऑर्गन बनना चाहिए. द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन. जैसे प्लांट्स के केस में अगर हम देखें, एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर बन जाता है, तो फ्लावर इज अ सेक्स ऑर्गन. एंड्रोशियम, गायनोशियम, है ना, ये टर्म्स आपने सुने होंगे शायद. तो दैट इज अ सेक्स ऑर्गन. सो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इज द फर्स्ट स्टेप. हेलो, इजंट इट? फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन इज द फर्स्ट स्टेप. अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है? देखो, ये जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, इन्होंने गैमेट्स बनाने चाहिए. दैट इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इज द सेकंड स्टेप. ओ, पहले सेक्स ऑर्गन बने एंड दिस सेक्स ऑर्गन विल प्रोड्यूस द गैमेट्स. ओ यस सर, गैमेट बनेगा, बढ़िया है. तो तीसरा स्टेप क्या है? बड़ा ही सिंपल है. The fusion, the fertilization between these gametes, male gamete and female gamete के बीच में union, fertilization. This is the most important step in the sexual reproduction. तो बताओ बेटा 3 stages. Can you anyone tell me how many important stages are there? Number 1, sexual reproduction में चाहे एनिमल हो, प्लांट हो बेटा, सब में. ठीक है, 3 steps are important. First step is what? The formation of sex organ. Second one is what? The
formation of the gametes, and third one is the syngamy. Syngamy का मतलब ही क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द gametes. गेमी, सिनगेमी, ठीक है। सिनगेमी जिसको हम लोग नॉर्मल वर्ड से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हेलो, ठीक है। तो यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट। अगर ये 3 स्टेप सीक्वेंशियली होते हैं तो इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक की कहानी सुनते हैं। देयर आर 3 स्टोरीज। वन इज द हैप्लॉन्टिक की स्टोरी, डिप्लॉन्टिक की स्टोरी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की भी स्टोरी है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक सादी सी बात कहते हैं। क्या है? यहाँ पे एक मेल गैमेट है, एंड दिस इज अ मेल गैमेट, ठीक है। उसने देखा बाजू में एक फीमेल गैमेट है, और रोमांटिक, ठीक है। अब क्या है? अच्छा, ये कैसा है सर? ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब आप समझो, जब मैं हैप्लॉइड बोल रहा हूं तो मैं इसका, है ना, 2n जो है डिप्लॉइड का ही हैप्लॉइड है ये, ठीक है। इसको अब समझना है। अभी देखो n एंड n, n। अभी क्या होगा सर? देखो 2 गैमेट है ना, दोनों गैमेट एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाते हैं मतलब क्या? सिनगेमी। ओह यस, फर्टिलाइजेशन। तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट बड़ा ही सिंपल है सर, 2n। ये क्या बना? जाइगोट। अरे सर, ये स्टोरी सब में रिपीट होती है क्या? बिल्कुल, दिस इज अ कॉमन स्टोरी, सबकी कॉमन स्टोरी। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं सबकी कॉमन स्टोरी यही है। एक मेल गैमेट लाओ, एक फीमेल गैमेट लाओ, उनको फ्यूज करा दो भाई, बन जाएगा जाइगोट। दैट्स इट, द स्टोरी इज सेट। इज इट क्लियर? अगर आपको नहीं क्लियर है फिर से बोलता हूँ। देखो, ये है एक मेल गैमेट, ये है एक फीमेल गैमेट, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो गए। अरे बराबर, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा बच्चों सिनगेमी। क्या मिलेगा रे सिनगेमी से? 2n जाइगोट। तो ये कौन थे सर? ये गैमेट्स है ना। तो जब गैमेट्स बनते हैं, जब फ्यूज हो जाते हैं तो मिलता है जाइगोट। अगर मैं आपसे कभी भी ये पूछूं कि यार n से 2n बनाने का है, कैसे बनाओगे? how it is? So there is only one way, by the syngamy. Hello, is it clear everyone? अरे अगर n से, हैप्लॉइड से अगर डिप्लॉइड बनाना है तो कैसे बनाओगे? ऑब्वियसली फ्यूजन से, है ना। 2 n मिलाने पड़ेंगे तो ही तो 2n बनेगा, नहीं तो कैसे बन सकता है? तो दैट इज व्हाट द पॉइंट। सिंपल, सबको क्लियर है क्या? अब ये जो दोनों कहानी शुरू हुई है, ये भी सेम वैसी शुरू हुई है ना। अभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है भाई। सर क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट है, बड़ा मजा आया, रहस्य वाली बात है। देखो बताओ क्या है। सो व्हाट विल हैपन हियर? दिस जाइगोट, नाउ दिस जाइगोट which is actually a diploid zygote, it decide to not form an embryo. नहीं करेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। देन व्हाट इट विल डू? इट विल डायरेक्टली शो अ मियोसिस। क्या बात कर रहे हो सर? मियोसिस करेगा। मियोसिस मतलब तो रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब 2n से n हो जाएगा। बिल्कुल n हो जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियोसिस कर दिया इसने, ऐसा क्यों किया? तो जो भी एडल्ट बॉडीज बनती है, सारी एडल्ट बॉडीज जितनी भी बनेगी, ऑल आर हैप्लॉइड। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी में होता है। एल्गी में मैंने अभी आपको लिख के दिया था कि एल्गी में थैलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइटा। उसमें कभी एम्ब्रियो बनता ही नहीं। ओ हाँ सर, हाँ सर, अब भी पढ़ाया था। तो 2n से मियोसिस हो जाता है, और मियोसिस होकर डायरेक्ट हैप्लॉइड एडल्ट बनता है। तो पानी में सर जितने शैवाल, जितने एल्गी देखने को मिलते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। इतने बड़े बड़े एल्गी हैप्लॉइड? हाँ हैप्लॉइड होते हैं भाई, ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज क्या है सर? सेक्स ऑर्गन बनना चाहिए ना। हाँ तो बराबर है। तो दिस एडल्ट विल प्रोड्यूस द सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। बट अगर सर एडल्ट है ना, ये एडल्ट हैप्लॉइड है, तो सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड बनते होंगे। बिल्कुल यार, इनके सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड ही बनते हैं। क्या बात है। और आगे सर ये सेक्स ऑर्गन गैमेट्स बनाएंगे ना,
हाँ बिल्कुल, सेक्स ऑर्गन गैमेट बनाएंगे। तो सेक्स ऑर्गन अगर गैमेट बनाएंगे, खुद हैप्लॉइड है, एन है, गैमेट भी हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी रे, कौन बताएगा मेरे को? हेलो, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, एन से एन बना। सर माइटोसिस। क्या टैलेंट है भैया तुम लोगों में, खतरनाक, गजब ही कर दिया यार। देखो सर, हमको तो बताया गया था कि मियोसिस ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द गैमेट फॉर्मेशन। अरे नहीं भाई, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, बट उसको बनाने के लिए हमेशा मियोसिस चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये दिख रहा है आपको? तो इस लाइफ साइकिल को बड़े ही ध्यान से देखो बेटा, सब लोग देखो। क्या आपको क्लियर है? जाइगोट ने एम्ब्रियो नहीं बनाया, जाइगोट ने मियोसिस किया, और मियोसिस करके बेटा ऐसा हैप्लॉइड स्पोर बना दिया, और उसी हैप्लॉइड स्पोर से पूरा एडल्ट बॉडी बन जाती है। एंटायर पानी में कितना भी बड़ा एल्गी हो, हैप्लॉइड ही होता है, and this haploid adult will produce the haploid sex organs, and this haploid sex organ will produce the haploid what we can say the gametes. तो सर यहाँ पे तो बड़ा गजब दिख रहा है। अच्छा, ये दूसरी कहानी क्या है सर, दूसरी स्टोरी क्या है? अरे दूसरी कहानी में ट्विस्ट है भाई, मजेदार ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट, ये क्या करता है सर? ये जाइगोट तुरंत बेटा है इधर क्या करता है, जाइगोट माइटोसिस करता है। अच्छा, तो अरे माइटोसिस करेगा तो एम्ब्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा डिप्लॉइड, और उससे क्या बनेगा? तो डिप्लॉइड ही एडल्ट बनते हैं सारे। अरे क्योंकि जाइगोट ने माइटोसिस किया, जाइगोट से एक सेल बना, 2 सेल बने, 10 सेल बने, ट्रिलियन सब सेल बने। हाँ सर, ठीक है। जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में रूट, स्टेम, लीफ, आपके आजू बाजू में कहीं पे भी आपको अपने रूम से प्लांट दिखाई दे रहा होगा, तो वो डिप्लॉइड है, वो डिप्लॉइड है, उसकी एडल्ट बॉडी डिप्लॉइड है, उसके रूट, स्टेम, लीव सब डिप्लॉइड है, उसके ऊपर जो फ्लावर आता है वो भी डिप्लॉइड है। मतलब सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस होंगे बेटा, दिस एडल्ट बॉडी विल प्रोड्यूस द सेक्स ऑर्गन्स, and the sex organs will be diploid. Now I will ask you a question. Can you tell me, if this sex organs want to produce this haploid gamete, क्या करेगा वो? माइटोसिस या मियोसिस? सर मियोसिस। बिल्कुल सही, सबको क्लियर है? देख लो, 2n से n बनाना है, 2n से n, तो माइटोसिस से तो होगा नहीं, so definitely it will require a meiosis, so obviously sex organ से gamete बनेगा। अगर सेक्स ऑर्गन डिप्लॉइड है तो उससे गैमेट बनेगा, तो इट्स मियोसिस। क्या बात है, क्या टैलेंट है तुम लोगों में, गजब ही है, isn't it? तो सर यहाँ का मियोसिस को कोई अलग नाम है क्या? बिल्कुल है, इसको हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस हमेशा जाइगोट में हो जाता है, और यहाँ पे सर इसको बोलते हैं गैमेटोजेनिक मियोसिस, क्योंकि यहाँ गैमेट बनाने के लिए मियोसिस हो रहा है, जेनेसिस, गैमेटोजेनिक, ठीक है, जेनेसिस बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बेटा गैमेटोजेनिक मियोसिस। हेलो, इज इट क्लियर? दोनों मियोसिस की पोजीशन पे डिफरेंस है, एक मियोसिस गैमेट बनाने के लिए हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जो मियोसिस हुआ बच्चों, वो जाइगोट में ही मियोसिस हो गया। हेलो, इजंट इट क्लियर? आपको क्लियर है? कोई डाउट है बच्चों? पूछो यार। अब मैं आपसे एक सीधी, अब बिल्कुल एकदम चीज दिखाता हूँ। अब इसकी पूरी लाइफ साइकिल देखो, ये होता है, ये एल्गीज में आपको देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। इफ यू सी ऑब्जर्व एंटायर लाइफ साइकिल, तो इसके स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होता है, इसकी बॉडी पूरी हैप्लॉइड होती है, उसके सेक्स ऑर्गन्स हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट हैप्लॉइड होता है। तो भाई इसके जिंदगी में है डिप्लॉइड चीज क्या बनती है? सॉरी, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो इसके जिंदगी में डिप्लॉइड चीज क्या बनती है? तो आंसर इज ओनली जाइगोट इज द डिप्लॉइड। इसके लाइफ में जाइगोट के अलावा कोई दूसरी चीज ऐसी बनती ही नहीं जो डिप्लॉइड हो। हेलो, जाइगोट अदर देन द जाइगोट, अदर देन द जाइगोट कोई भी दूसरी चीज इनके लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड होती नहीं, एवरीथिंग इज हैप्लॉइड।
इसीलिए इनके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड डोमिनेंट है, तो मैं इनके लाइफ साइकिल को क्या कहता हूँ रे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इज इट क्लियर? हेलो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक मतलब जहां पे हैप्लॉइड का डोमिनेंस है भाई. ना मजेदार बात यह है कि अगर आप नीचे वाली लाइफ साइकिल देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी. जाइगोट डिप्लॉयड है सर, एडल्ट डिप्लॉयड है सर, सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड है सर. तो इसकी जिंदगी में हैप्लॉइड क्या बनता है भाई? सर ओनली गैमेट्स. गैमेट्स ही ओनली हैप्लॉइड चीज बनती है, बाकी कोई चीज हैप्लॉइड नहीं होती. इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉयड का बोलबाला है. हाँ भाई, इट कंसिस्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द डिप्लॉयड्स, so that this life cycle is called as the diplontic life cycle. क्या बात है यार. और ये कहां पे होता है सर? Okay, this happens in angiosperms and gymnosperms. Is it clear? Hello, is it clear to all? अब देखो, आराम से देखो. Everything is diploid. Only one thing is haploid, one stage is haploid, that is gametes. बेटा इसके लाइफ साइकिल में गैमेट के अलावा इवन हम खुद के बारे में बात करें, ह्यूमन बींग्स के बारे में, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, इट डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट थिंक अबाउट योरसेल्फ. इन एंटायर होल बॉडी ऑफ द ह्यूमंस, ऑल सेल्स, ऑल ऑर्गन्स, एवरीथिंग, even the sex organs and the ovaries and all, सब बेटा डिप्लॉयड है. Everything is diploid. Only one thing will be haploid, that is the egg cell and the sperm. उसके अलावा कोई दूसरी चीज हमारे बॉडी में हैप्लॉइड होती नहीं है. Nothing is haploid in our body other than the gamete. The gametes are the only component which is haploid. Hello. तो हमारी लाइफ साइकिल कैसी हुई बताओ? हमारी लाइफ साइकिल कैसी हुई? डिप्लॉन्टिक. हमारा जाइगोट डिप्लॉयड बनता है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड ही बनता है. ठीक है, एंटायर बॉडी बेटा डिप्लॉयड बनती है, सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड बनते हैं. ठीक है, एंड ओनली द गैमेट्स विल बी द हैप्लॉइड, द स्पर्म एंड द एग सेल. दैट्स इट, isn't it? Yes. What we are actually showing the diplontic life cycle. Same way we consider angiosperms and gymnosperms. चलो डाउट पूछो. अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा. अगर मैं ये आपसे पूछूं, आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, लाइफ साइकिल, मैंने अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि इफ देयर इज अ गैमेटोजेनिक मियोसिस, तो आप क्या बोलोगे? कौन से प्रकार के लाइफ साइकिल को कोरिलेट करता है? तो गैमेटोजेनिक मियोसिस correlates with the diplontic life cycle. Hello, है ना? Gametogenic meiosis correlate with the diplontic life cycle. In same way, if I will ask you, whenever I will say the zygotic meiosis, which is the life cycle there? Which type of the life cycle is there? Zygotic meiosis है तो बोलो, zygotic meiosis में कौन सा लाइफ साइकिल होता है? आपके सामने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. बिल्कुल सही हो. सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बता सकते हो. उसमें क्या बड़ी बात है? कुछ नहीं है, इजी है. सर आपने बोला था 3 लाइफ साइकिल बताओगे, 2 ही बताइए आपने. ये तो गलत है, 3 बताने पड़ेंगे बोले तो. हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक. चलो मैं एक चीज पूछ लेता हूँ. कैन आई राइट समथिंग हैप्लॉन्टिक के आगे? Yes sir, you can write the zygotic meiosis. Very good. Any example sir? Algae show the haplontic life cycle. Okay. Okay, can I write something against the diplontic? Yes sir, you can. What? That is the gametogenic meiosis. Okay. So any example? Yes, the example is the gymnosperms and angiosperms. So sir, what should we write in front of the haplodiplontic life cycle? मतलब यहाँ पे कोई अलग प्रकार का मियोसिस होता है क्या?
यस बच्चों, यहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार का मियोसिस होता है। ना जाइगोट में मियोसिस होता है और ना ही गैमेट बनाने में मियोसिस होता है। क्या बात कर रहे हो सर? अब ये क्या है? ये क्या नया चक्कर बता रहा हूँ? गजब ही। एग्जाम्पल आप गेस कर सकते हो। हेलो, आपके पास इतना टैलेंट जरूर है कि आप एग्जाम्पल्स गेस कर सकते हो। आई थिंक सो। Sir, I think Pteridophyta. व्हाई नॉट ब्रायोफाइटा? Yes, sir, Bryophyta. यस, तो देखो यहाँ एल्गी नहीं पड़ गए। and then this is what the gymnosperm. So the answer for this is what the bryophyte as well as what the pteridophyte. So we'll understand this one. What is this? Sporic meiosis. स्पोरिक मियोसिस का मतलब होता है ना ही जाइगोट में मियोसिस होता है, ना ही गैमेटोजेनिक मियोसिस होता है। द मियोसिस हैपेंस व्हेन द स्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो स्पोर्स बनाए जाते हैं, है ना? स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं उनको। दे आर नॉट सीड, हार्ड कोटेड नहीं होता, बट स्पोर्स बनते हैं। बट इसको समझने के लिए, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को समझने के लिए कुछ एक थोड़ा सा मैं बेसिक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक बेसिक बनाते हैं हम लोग, उस बेसिक के ऊपर हम लोग इस कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा, मतलब आप अपना इंटेलिजेंस यूज करो, बिकॉज यू आर टू मच इंटेलिजेंट, बहुत ही टैलेंट है आपके सब में। मैं अगर ये आपको बताऊं कि हैप्लोडिप्लॉइडिक मतलब क्या है ना, हैप्लॉइड वालों का ही डोमिनेंस होता है। हाँ सर, बराबर। डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है ना, जिसमें डिप्लॉइड स्टेजेस का ही डोमिनेंस होता है। हाँ सर, बराबर है। तो यार हैप्लोडिप्लॉइडिक क्या होता होगा? क्या लॉजिक होगा इसमें? हैप्लोडिप्लॉइडिक किसका डोमिनेंस होगा? हेलो, दोनों का हाफ। बिल्कुल पानेरी, बिल्कुल सही है बच्चा। दोनों का ही इक्वल अटेंडेंस होंगी। मैं भी जितना, तुम भी उतना आओ लड़ाई करते हैं, है ना? हैप्लोडिप्लॉइडिक किसी का डोमिनेंस नहीं है। Both the generations have an equal weightage. Both generations have the equal weightage. Hello, so let's understand ये जनरेशन वर्ड जो आपने यूज किया सर, इसका एक्चुअली क्या मतलब है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल विल। देखो, प्लांट्स में एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला कंसेप्ट आप लोग पढ़ोगे, है ना? अब मैं ये ना कुछ आपको वर्ड से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। नंबर 1 वर्ड है, वर्ड इज द गैमेटोफाइटा। क्या? गैमेटोफाइट। ना देखो, फाइट का मतलब आपको मैंने बार बार बताया है, फाइट का मतलब होता है प्लांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोफाइट? सर, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। अच्छा, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। The any plant body which produces gametes is called as the gametophyte. Hello, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? gametophyte. And always remember, जहां पे भी gametophyte हम लोग लिखते हैं, it is always haploid. And gametophyte is always haploid. ठीक है ना? गैमेटेंजिया प्रोड्यूस होगा इसके ऊपर, गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया का मतलब ही होता है सेक्स ऑर्गन या गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो गैमेटोफाइट इज द प्लांट बॉडी which is always haploid, which produces gametes। वो गैमेट बनाने वाली, है ना, प्लांट बॉडी है, इसीलिए गैमेटोफाइट। तो उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटेंजिया, मतलब सेक्स ऑर्गन। हेलो, गैमेटेंजिया, the organ producing the gametes, gametophyte, the plant producing the gametes. So entire it is related to the gametes, and gametes are haploid. वैसा ही यहाँ पे एक और जनरेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा स्पोरोफाइटा। मुझे लगता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, और हो भी, है ना? लगता क्या है? तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने गैमेटोफाइट आपको बताया है, वैसे आप मुझे स्पोरोफाइट के बारे में जरूर बता सकते हो। मतलब देखो, फाइट मतलब प्लांट, हाँ सर, फाइट मतलब प्लांट। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट, हाँ सर, गैमेट। तो स्पोरोफाइट का क्या मतलब हुआ बेटा? क्या प्रोड्यूस करेगा ये?
क्या बेटा? हाँ बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सो any plant body which produces spores, it's a spore producing plant. इसके ऊपर आते बेटा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का मतलब क्या बेटा? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। जैसे सेक्स ऑर्गन होता है जैसे वैसे बेटा स्पोरेंजिया है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना कि स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। क्या है सर, ये तो गजब ही है। मतलब गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, हाँ ऑलवेज हैप्लॉइड, एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, हाँ सर ऑलवेज डिप्लॉयड। ठीक है, अब मैं आपके ब्रेन को चैलेंज करता हूँ, सभी लोग देखो, जस्ट आई विल जस्ट चैलेंज योर ब्रेन। आपको चैलेंज नहीं कर रहा, आपके ब्रेन को कर रहा हूँ। आप और आपके ब्रेन में डिफरेंस है, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, लेट्स चैलेंज योर ब्रेन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चैलेंज योर ब्रेन योरसेल्फ। ओके, लो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, n है और 2n है। मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे n जनरेशन से 2n जनरेशन लानी है, तो मैं कौन सी प्रोसेस के बारे में सोचूंगा? हेलो, हाउ आई कैन मेक n to 2n? Sir, syngamy. एग्जैक्टली, देयर इज ओनली वन वे। 2 हैप्लॉइड लेने पड़ेंगे, जोड़ दो यार। तो ओनली देयर इज वन वे, दैट इज अ सिनगैमी, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन से ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। सेम वे अगर मैं ये कहूँ मुझे अगर 2n जनरेशन से n जनरेशन लानी है, तो मैं क्या करूंगा? कौन सी प्रोसेस हो सकती है जो इसको जस्टिफाई करे? 2n से n, है ना? सबको आ रहा है बेटा, सबको आ रहा है? देखो 2n से n बनेगा, कैसे बनेगा यार 2n से n? अभी तो बताया इतना वो सब कुछ, है ना? देखो मैंने बिल्कुल ऐसे ही बताया है, पहले बेसिक बनाया यार, माइटोसिस मियोसिस, ताकि आपको आगे वाली चीजें समझ में आए। सो 2n से n कैसे बन रहा है? 2n से n बनने का एक ही प्रोसेस है सर, वो क्या है सर? मियोसिस। आपको इतना भी नहीं पता? क्या पता है आपको? थैंक यू, सॉरी मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे नोटिस करते बेटा, 2n से अगर n बनना है तो ऑब्वियसली मस्ट बी अ मियोसिस। अब यार आपने खुद को खुद इस कंसेप्ट को है ना सॉल्व कर लिया। सर आपने अभी एक चीज बताई थी, वो क्या है? ये गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। हाँ सर, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज, मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गैमेटोफाइट है यार ये, और ये क्या है? ये स्पोरोफाइट है भाई। Now I will ask you a question. To convert the gametophytic generation into a sporophytic generation, which process is required? Syngamy. Hello, isn't it clear to you? Yeah. And to convert a sporophytic generation into gametophytic generation, which process is required? Meiosis. Hello everyone. Hello. Isn't it clear to you? If you have any doubt, if you want that I have to repeat it, just say me. बेटा स्पीड सही है क्या रे आपके लिए? सबके लिए स्पीड सही है? बराबर जा रहा है? दिमाग में जा रहा है? बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बड़ी खुशी हुई। सो बताओ यार, यहाँ पे तो सिंगैमी है, मियोसिस है, क्या है यार? सिंगैमी है, मियोसिस है, हाँ सर बढ़िया है, बढ़िया है, चलो चलने दो गाड़ी। मतलब एनी टाइम 2 जनरेशन आपको देखने को मिलते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ रे सब लोग, गैमेटोफिटिक जनरेशन में क्या प्रोड्यूस होगा? सर गैमेट। ओ, इसीलिए वो फर्टिलाइजेशन करेगा। हाँ, और स्पोरोफिटिक जनरेशन में सर स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, मतलब स्पोरोफाइट विल प्रोड्यूस स्पोर्स, गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस गैमेट्स। यस सर। तो गैमेटोफाइट का डायरेक्टली गैमेट बनाता है क्या? नहीं सर, कैसे डायरेक्ट बनाएगा? कैसी बात करते हो? गैमेटोफाइट के ऊपर पहले सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, ऐसा, फिर वो सेक्स ऑर्गन्स गैमेट बनाएंगे, ओह, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। यार गजब है, तो सही जा रहे हो तुम लोग। गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, वो गैमेट बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। क्या बात है। स्पोरोफाइट का क्या है? तो स्पोरोफाइट के ऊपर वो जो लिखा था ना आपने ऊपर, ये देखो स्पोरेंजिया, ये बनेगा। अच्छा,
और फिर क्या ये स्पोरेंजिया फिर स्पोर प्रोड्यूस करेंगे? क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? हाँ सर, सबको क्लियर है क्या बेटा? अगर ये सारी बातें क्लियर है तो अब हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को यहाँ बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आपको समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह रहा हूँ, व्हाई। जैसे पानेरी ने बोला कि सर दोनों का डोमिनेंस होगा, ठीक है, एग्रीड। तो हम लोग पानेरी जो है उसके शब्द को खाली नहीं जाने देंगे, हम उसको अभी साबित करके ही छोड़ेंगे। शी इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो चलो लेट्स डू इट, है ना, चलो करते हैं यहाँ पे। नंबर 1 आई स्टार्ट विद द गैमेटोफाइट। ठीक है, बताओ बच्चों गैमेटोफाइट का क्या मतलब होता है? गैमेटोफाइट का क्या मतलब होता है? जस्ट एनीवन, हेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोफाइट? सर Gamete producing plant. बिल्कुल, गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलो, तो यहाँ पे आते हैं बच्चों गैमेटोफाइट व्हिच इज ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। यस सर, बिल्कुल, सेक्स ऑर्गन्स लिख लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, जो कि हैप्लॉइड ही होते हैं। These sex organs will produce two types of gametes. Male sex organ will produce the male gamete, and female sex organs will produce the female gamete. Male gamete is haploid, female gamete is haploid. बन गया कार्यक्रम गैमेटोफिटिक जनरेशन का। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी है। Now, to understand the concept, we just change the color of the marker. Okay, male gamete, female gamete. अभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों जो है एक दूसरे से यूनाइट होंगे, और यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हमें स्टेप देखने को मिलेगी जिसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी, मतलब द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट विल हैपन। जैसे फ्यूजन हो जाएगा तो हमें मिलेगा बेटा जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड है, क्यों? क्योंकि एन और एन मिला दिया इसीलिए। जाइगोट will divide and redivide. It will form a multicellular structure that is called as the embryo, which is a diploid. एम्ब्रियो से एक पूरा प्लांट बॉडी डेवलप होगा जिसको हम लोग कहते हैं बेटा स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट एक ऐसा स्पोरोफाइट है, इनके ऊपर प्रोड्यूस होंगे बेटा स्पोरेंजिया। अब नोटिस करो कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है क्योंकि वो डिप्लॉयड एम्ब्रियो से बना। स्पोरेंजिया जो है ये भी डिप्लॉयड है बेटा, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड प्लांट के ऊपर डेवलप हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? देखो तो, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बन, स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बने बेटा? स्पोरेंजिया। हेलो हेलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब प्यारे बच्चों, अब नोटिस करना, बिल्कुल ध्यान से देखना सभी लोग, क्योंकि आपको गैमेट्स वगैरह के बारे में पहले से पता है तो कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, बट जो स्पोरेंजिया में होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझना, आराम से। स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम लोग स्पोर मदर सेल कहते हैं, स्पोर मदर सेल्स। ये सारे होते बच्चों डिप्लॉयड। स्पोर मदर सेल सारे डिप्लॉयड हो गए जो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जितने भी स्पोर मदर सेल है, ये सारे स्पोर मदर सेल, आई विल चेंज द मार्कर बिकॉज यहाँ पे आपको ट्रांजिशन दिखाई देगा। जितने भी स्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, दे शो द मियोसिस। देखो स्पोर मदर सेल सारे डिप्लॉयड है, अगर वो मियोसिस करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं बेटा? वी गेट द मैनी स्पोर्स। स्पोर्स जो कि बच्चों हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो बेटा स्पोर जो बनते हैं वो सारे हैप्लॉयड होते हैं। जितने भी स्पोर बने ये छोटा छोटा स्पोर है, और ये स्पोर जब जमीन के ऊपर गिरेंगे, और जब जमीन के ऊपर वो गिरने के बाद में है ना, पानी में पानी होगा, जमीन सॉइल होगी, वहां पे वो जर्मिनेट होंगे, जैसे सीड जर्मिनेट होता है
वैसे स्पोर भी जर्मिनेट होते हैं, एंड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर यू विल गेट द गैमेटोफाइट। क्योंकि यहाँ पे मियोसिस स्पोर बनते वक्त हुआ है, आप देखो गैमेट बनते वक्त मियोसिस नहीं हुआ, हुआ क्या? नो नो नो। आप इवन नोटिस करो कि जाइगोट में भी मियोसिस नहीं हुआ, नहीं हुआ। मतलब दिस life cycle do not have the gametogenic meiosis as well as it do not have the sporic what is the zygotic meiosis. So which type of the meiosis it has? It has the sporic meiosis. Sir, क्या बात है, समझ गया? इधर हो रहा है meiosis. सर फिर इसको हैप्लोडिप्लॉइडिक क्यों कहते हैं? अब आप देखोगे सही ढंग से, अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी बेटा। इस लाइन के ऊपर जो मैंने ब्लू लाइन बीच में बनाई है, उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो ब्लैक कलर में लिखा है। हेलो हेलो, इजंट इट? और जितना भी ब्लैक कलर में लिखा है सब हैप्लॉइड है। हेलो, है ना? स्पोर्स, गैमेटोफाइट, सेक्स ऑर्गन, गैमेट, सब कुछ हैप्लॉइड है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? इवन इफ यू सी बिलो दिस line, you can see that everything is diploid. Right from beginning, from the zygote diploid, embryo diploid, sporophyte diploid, sporangia diploid, sporangia के अंदर के सेल स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड। तो दो जनरेशन बिल्कुल क्लियरली डोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है? इसीलिए इसको ना हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह पाएंगे और ना ही हम इसे क्या कह पाएंगे बेटा, डिप्लॉन्टिक। तो हम क्या कहते हैं इसको, बताओ क्या कहेंगे बेटा? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो isn't it clear to you? हेलो, देख लो यहाँ पे आपके सामने है, क्वेश्चन पूछो, रिपीट करने को बोलो, जो बोलोगे वैसा होगा, बट दिमाग में बातें बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इज द की, ठीक है? आप देखो तो कितना है, कुछ भी नहीं है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, दो ही तो जनरेशन है। एक पूरे जनरेशन को हम लोग गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड वाली जनरेशन है, और जो दूसरी जनरेशन है बेटा उसको हम लोग स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं, जो कि पर्पल वाली डिप्लॉइडिक जनरेशन है, डिप्लॉइड जनरेशन। डिप्लॉइड जनरेशन शुरू कहाँ से होती है सर? जाइगोट से, और खत्म कहाँ पे होती है सर? स्पोर मदर सेल पे खत्म हो जाती है। अच्छा, जाइगोट से शुरू हुआ, स्पोर मदर सेल पे खत्म हो गया। और हैप्लॉन्टिक वाली जनरेशन कहाँ से शुरू होती है सर? स्पोर से शुरू होता है हैप्लॉइड का जनरेशन और गैमेट्स पे खत्म हो जाता है। क्या बात है यार, क्या टैलेंट है तुम लोगों में। तो एंटायर एक पूरा हाफ लाइफ साइकिल बेटा हैप्लॉइड है और दूसरा हाफ लाइफ साइकिल जो है उसका डिप्लॉइड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। चलो बढ़िया, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है बच्चों? हेलो, नो सर। नहीं है? बहुत बढ़िया यार। मतलब ऐसे 3 लाइफ साइकिल है और 5 ग्रुप के बारे में हमने बात करी। अब मैं आपको एक सबको एक बढ़िया क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, नीट में, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसमें जो गैमेटोफिटिक जनरेशन आती है, तो विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन? गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज कौन सी है सर मियोसिस। पहली स्टेज, प्रोसेस नहीं बोल रहा है, स्टेज। हेलो, पहली स्टेज कौन सी है? गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज कौन? बहुत आसान है बेटा, मैं ऑप्शन देता हूं 4। पहला ऑप्शन स्पोर्स, दूसरा ऑप्शन गैमेट, तीसरा ऑप्शन जाइगोट, चौथा ऑप्शन स्पोर मदर सेल। बताओ पहली स्टेज कौन सी है इन 4 में से? ऑब्वियसली एग्जैक्टली स्पोर्स, क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन यहां से शुरू होता है, ठीक है? गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर
सो स्पोर्स इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। फिर बनता है गैमेटोफाइट। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम खुद ही बनाते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम में आएगा। है ना, ये आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिक क्या होता है, कैसे करना है। अब जो चीज एग्जाम में आई है मैंने देख ली, अब मुझे सोचना है कि यार एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है। नंबर 1 तो हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। ऑप्शन वही है, स्पोर, गैमेट, जाइगोट, स्पोर, मदर सेल। आंसर क्या होगा? गैमेट। गैमेट। सबको आया यहाँ? अब आप बोलोगे सर ये रट के कुछ नहीं जाना है यार। आपको पहले से ही दिमाग में रखना, ये पूछेगा ये बोलूंगा मैं, खत्म। है ना, वो क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है लास्ट स्टेज। अरे गैमेट है सर, क्या बात कर रहे हो, गैमेट इज द लास्ट स्टेज। वेरी गुड। अच्छा 2 क्वेश्चन भी बता सकते हो आप अभी, आगे वाले क्वेश्चन भी बता सकते हो। चलो मैं पूछ लेता हूँ। 3rd क्वेश्चन है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का पहला स्टेज कौन सा है? Which is the first stage of the sporophytic generation? ऐसा क्वेश्चन आया, क्या होगा बताओ? Zygote. अरे क्या बात है, zygote is the answer। ठीक है, लास्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी पता होगा आपको यार, नहीं पता है क्या? क्वेश्चन नहीं पता है? यू नो द क्वेश्चन आल्सो, यू आर एग्जामिनर नाउ। मतलब आप एक ही क्लास में आप इतना सब कुछ कर पा रहे हो, दैट इज वेरी ग्रेट। मैंने बोला ना आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और हो भी। चलो, तो व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन? स्पोर मदर सेल। बहुत बढ़िया, स्पोर मदर सेल। ये जो है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द, क्योंकि यही बाद में आता है, सबसे आखिरी में यही आता है 12। उसके बाद मियोसिस होके डायरेक्ट स्पोर ही बन जाता है। सो दिस वे वी हैव टू लुक। ठीक है, आपका अगर आप एनसीईआरटी का या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, दोनों किसी का भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, तो दोनों में ही आपको लाइफ साइकिल दिए गए हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ लेने हैं। उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने रखा हुआ है। इफ यू सी द प्रॉपर थिंग्स, मैंने एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर बेटा आपके सामने ये सारी चीजें रखी हुई है, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि अरे सर हाँ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। दैट इज ओनली द पॉइंट। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है ये लाइफ साइकिल्स में, क्योंकि ये लाइफ साइकिल आगे जब भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे जो भी चैप्टर, उस एंटायर चैप्टर में ये लाइफ साइकिल के बारे में बार बार इंफॉर्मेशन आएगी। अभी है ना, तो बार बार इनके बारे में हम बात भी करेंगे। सो जस्ट क्लैरिफाई दिस, क्या हम लोग एक्चुअली पढ़ चुके हैं, क्या नहीं है। हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा आप क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, अ पी प्लांट रूट have 28 क्रोमोसोम। ठीक है, how many chromosomes will be there in basic chromosome number, haploid set, and monoploid n? Option 1 7 14 14, option 2 7 7 7, option 3 14 7 7, option 4 7 14 7। बताओ, क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। सर ऑप्शन नंबर 2।
नंबर मत बताओ, आंसर दो। अब का बेसिक क्रोमोसोम नंबर x इज ऑलवेज 7, वो हमेशा 7 होता है, ठीक है। ये अब मैंने अभी बता के रखा है आपको, दिस इज आई वांट टू शो यू। ओके देखो, पी प्लांट का बेसिक क्रोमोसोम नंबर हमेशा 7 होता है, ऑलवेज। अब आपको बोलना है सर आप ये कैसे याद रख, कुछ नहीं यार, पी प्लांट के बारे में आपको ऑटोमेटिकली बोर्ड एग्जाम लास्ट एग्जाम तक याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मेंडल के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो पी के बारे में हम लोग 1000 बार बोलते हैं, P7 क्रोमोसोम, P7 क्रोमोसोम, इस तरह से इतनी बार बोलते हैं कि आपको याद ही हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ भी डरने वाला अभी अरे पता नहीं सर ये क्या। You know the basic chromosome number of the P is a 7। लो अभी तो क्लियर है ना। तो बेटा X का रिपीटेशन N एक बार हुआ तो ये 7 ही क्रोमोसोम होंगे, 2N होगा तो 14 होंगे, 3N होगा तो 21 होगा, और 4N होगा तो 28 होगा। उन्होंने दिया ही है यार ये 28 है, इसका मतलब जो प्लांट उन्होंने दिया है वो खुद 4N है, बराबर है ना। अगर 28 दिया है पी प्लांट में तो वो 4N है, टेट्राप्लॉइड है यार। तो भी उसका हैप्लॉइड कितना होगा सर? अगर ये 4N है तो इसका हैप्लॉइड 2N होता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब सर इसमें 28 है ना, तो ये इसमें 14 होंगे। अच्छा, मतलब इसके हैप्लॉइड में 14 होंगे, बराबर। क्योंकि ये खुद टेट्राप्लॉइड है तो इसका हैप्लॉइड डिप्लॉइड होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहे? हेलो, 4N से 2N होता है ना हैप्लॉइड। हाँ सर, तो X इज 7, हैप्लॉइड विल बी 14, और मोनोप्लॉइड में तो 7 होता ही। दैट्स इट। So this is our answer. Yes everyone. बेटा किसी को कंफ्यूजन है पूछ लो यार, रिपीट कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन पूछा है 28 chromosomes are there in a pea plant. So what should be the number of chromosome in its X? That means basic chromosome. Then haploid set, that means whatever may be the ploidy, uska half, and then monoploidy. Monoploidy is always n, so n is equal to 7. Basic chromosome number of the P is fixed, that is x is equal to 7. अब बचा सिर्फ हैप्लॉइड सेट का। तो हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट दिया गया है वो टेट्राप्लॉइड है। अब ये हमें पता चलता है, पहले से पता है ना, तो कैलकुलेट करके निकालना नहीं है, just it is given 28, that means it's a tetraploid, there is no other chance, because x is always 7 for the P. So if this x is always 7, so obviously 28 मतलब ही 4N है यार, टेट्राप्लॉइड है। 4 बार x रिपीट करोगे तो ही 28 आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? नहीं आ सकता। तो 28 आया, and that's it, done। हेलो, it's done। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया वो है 7, 14, 7। ठीक है, अब हमें डेफिनेटली बच्चों अभी नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में we have to study about the first page of the plant kingdom chapter। अब उसमें पहले पेज में दिया है क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के कुछ अलग अलग टाइप उन्होंने बताए हैं, एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन हमारी बुक हमसे एक्सपेक्ट करती है वो सारे ही जो चीजें हैं हम लोग वन बाय वन एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स उनके होंगे और बहुत ज्यादा है ना, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, सब खेल रिवीजन का है। जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से कार्यक्रम होगा एंड इजी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि पहला ये बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, इसको और ज्यादा खींचूंगा तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप आपका टेक्स्ट बुक लो और उसमें ये पोर्शन, अगर एनसीईआरटी ले रहे हो तो आखिरी के पेजेस में लाइफ साइकिल दिया हो जब चैप्टर खत्म होता है तब। ठीक है,
सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ। Thank you, sir.